हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से एक बार इस चैनल में स्वागत है। हम देख रहे हैं 12th कॉमर्स के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस। सप्लाई मतलब क्या कि क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सेलर is willingness and able to offer for a sale at a given a price in during a period of a time। इसे को क्या कहते हैं? सप्लाई। सप्लाई में हमने इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल देखा, मार्केट सप्लाई शेड्यूल देखा। आज हम देखने जा रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। द लॉ ऑफ सप्लाई इंट्रोड्यूस बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक विच वॉज पब्लिश इन 1890। इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि ये लॉ प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया है और वो लिखा गया है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक विच पब्लिश हुई है 1890 में। स्टेटमेंट ऑफ लॉ के क्या देखते हैं? अदर थिंग्स बीन कांस्टेंट मतलब सिट्रिक पैरिबस, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी मोर द क्वांटिटी सप्लायर एंड द लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी लेस क्वांटिटी सप्लायर। इसमें क्या बताया गया है कि अगर मार्केट में उस कमोडिटी की प्राइस बढ़ी तो उसका सप्लाई भी बढ़ता है, अगर प्राइस कम हो गई तो उसका सप्लाई भी कम होता है। इसे आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको बताती हूँ। आप देख रहे हैं अगर प्राइस लो है तो सप्लाई कैसा है? लो है। प्राइस जैसे जैसे बढ़ रही वैसे ही सप्लाई क्या हो रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। प्राइस बढ़ी तो सप्लाई बढ़ा और प्राइस कम हो गई तो सप्लाई भी कम होता है। यही लॉ ऑफ सप्लाई में बताया गया है। एजम्पशन ऑफ अ लॉ। एजम्पशन में देखते फर्स्ट एजम्पशन है कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की कॉस्ट कैसी रहनी चाहिए? कांस्टेंट। ये एजम्पशन है लॉ ऑफ सप्लाई का, मतलब लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो करते हुए ये एजम्पशन लिखे गए हैं। इट इज एज्यूम दैट नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गई तो उसकी इन्फेक्ट किस पे पड़ेगा? सेलर के प्रॉफिट पे पड़ेगा। इसलिए ये कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसी रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए। और अगर वो कांस्टेंट नहीं रही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, हमारी लगने वाली कॉस्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर वो बढ़ गई तो हम सप्लाई के ज्यादा कर पाएंगे। भले ही उसकी मार्केट में प्राइस कम है, सॉरी हाई है, पर हम उसका सप्लाई ज्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें वो प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा कॉस्ट लग रही है। इसलिए इनका कहना एजम्पशन ये है कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट। सेकेंड है कांस्टेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एज्यूम किया गया है कि नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज इम्प्रूव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन मे बी लीड टू इंक्रीज इन योर प्रोडक्ट्स। देयर इज अ टर्न मे लीड टू एन इंक्रीज इन अ सप्लाई एट अ सेम प्राइस। अगर आपकी मार्केट में प्राइस कम है पर आप बहुत ही सप्लाई कर रहे हो, क्या ये एजम्पशन पर अगर आप बहुत सप्लाई कर रहे हो, आपकी टेक्निक्स इंप्रूव हो गए, आप सप्लाई बहुत कर रहे हो पर मार्केट में उसकी प्राइस कम है, तो ये लॉ के अपोजिट हो जाएगा। इसलिए ये कहते हैं कि कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन मतलब टेक्निक बिल्कुल भी चेंज नहीं की जाएगी, एज इट इज रखेंगे। थर्ड नंबर का है नो चेंज इन वेदर कंडीशन। वेदर में मतलब क्लाइमेट्स में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हमारे प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर पे डिपेंड है तो हम अगर एग्रीकल्चर में कुछ बहुत सारी बाढ़ आ गई और वो डैमेज हो गया है हमारा गुड्स, हम कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे, भले उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ चुकी है, तो ये लॉ को फॉलो नहीं होगा। इसलिए ये कहते हैं कि नो चेंज इन वेदर कंडीशन मतलब क्लाइमेट्स में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, वेदर कंडीशन सेम एज इट इज रहनी चाहिए। फोर्थ नंबर का है नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी बिल्कुल भी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, अगर उन्होंने टैक्स गुड पे ज्यादा लगा दिया, हमारे प्रोडक्ट्स पे ज्यादा टैक्स लगा दिया, तो लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देंगे। इसलिए ये कहते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी भी कैसी रहनी चाहिए? कांस्टेंट। फिफ्थ नंबर का है नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ये कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ गई, आपका प्रोडक्ट भले ही कम दाम में प्रोड्यूस हुआ है पर उसकी कॉस्ट ही इतनी है कि वो प्रोडक्ट आपको बिल्कुल भी कंफर्ट मतलब आपको बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा, आपका ज्यादा खर्चा हो रहा है उस प्रोडक्ट पे, आपका प्रॉफिट तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो इसलिए ये कहते हैं ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होनी चाहिए, जैसी है एज इट इज रहनी चाहिए। और सप्लाई बढ़ा दिया तो प्राइस इंक्रीज हो गई तो हम सप्लाई भी बढ़ा देंगे। सिक्स नंबर का है प्राइस ऑफ ऑर्डर्ड गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आप देखते हैं तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं कॉफी तो आपकी भली ही प्राइस ना चेंज हो,
पर अदर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस चेंज हो रही तो आपके प्रोडक्ट पर बिल्कुल उसका असर पड़ेगा। अगर आपकी प्राइस 10 ही है, आपने आपकी प्राइस 10 ही रखी पर कॉफी ने अपनी प्राइस कम कर दी तो आपकी डिमांड तो कम हो जाएगी, और आपके पास डिमांड कम हो गई तो आपका सप्लाई भी कैसा हो जाएगा, अफेक्ट पड़ जाएगा, भले आपकी प्राइस कांस्टेंट है। इसलिए ये कहते हैं कि प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेनिंग कांस्टेंट। 7th नंबर का है नो फ्यूचर एक्सेप्शन। ये कहते हैं फ्यूचर में कोई भी एक्सेप्शन, मतलब से कंज्यूमर क्या कहते, सेलर क्या करते हैं, अरे इसकी डिमांड कुछ दिनों में बढ़ने वाली, इसकी प्राइस बढ़ने वाली है तो हम आज नहीं सप्लाई करते। मतलब आज भले ही उसकी प्राइस ज्यादा है पर इनका क्या है, सप्लायर मतलब सेलर का क्या कहना है कि और फ्यूचर में और बढ़ेगी, तो उनके प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट पड़ा या नहीं। इसलिए ये कहते हैं कि नो फ्यूचर एक्सेप्शन। लॉ को फॉलो करते हुए ये कहते हैं कि फ्यूचर एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। आज जितनी प्राइस है उतनी प्राइस में हमारा सप्लाई, प्राइस कम हो गई तो सप्लाई भी कम ही रहेगा, और प्राइस बढ़ रही है तो हमारा सप्लाई भी बढ़ेगा, नो ही फ्यूचर एक्सेप्शन, यही ये कहते हैं। अब टेबल में देखते हैं, टेबल में क्या किया गया है, प्राइस जैसे जैसे देख रहे हैं आप, 10 तो 100 हो गया हमारा सप्लाई, 20 तो 200 हो गया। मतलब जैसे जैसे हमारी प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ रही है वैसे वैसे सप्लाई ही कैसा हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ग्राफ में भी यही दिखाया गया है कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव स्लोप पे लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड पे बढ़ते जा रहे हैं, और ये डायरेक्ट रिलेशन है। मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, सप्लाई और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, वो स्लोप अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ रहा है। आज के लिए यही रुकते हैं, कल देखते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। क्या कहते हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई, तो देखते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ गया होगा तो प्लीज शेयर, कमेंट्स, लाइक्स एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।